एजुकेट इंजन पर आपका वापस स्वागत है। आज हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर पद के लिए एक नया रिक्रूटमेंट डोजर जारी किया है। ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विश्लेषण को हमने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, रोल और वैकेंसी ओवरव्यू। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपेंसेशन। तीसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। पांचवा, एप्लीकेशन स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स। और आखिर में सबसे जरूरी, कंप्लायंस और डिस्क्वालिफिकेशंस। हर हिस्से में कुछ बेहद जरूरी नियम और शर्तें छिपी हैं। तो बिना वक्त गवाए अगली स्लाइड पर चलते हैं। रोल और वैकेंसी ओवरव्यू। यहां हम इन खुले पदों के बारे में सबसे बेसिक और जरूरी फैक्ट्स देखेंगे ताकि इस पूरी भर्ती की बुनियाद समझ आ सके। एक स्ट्रांग बेस के बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियली रिलीज किया गया SBI ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट डॉजिए है। यहां ध्यान देने वाली सबसे पहली और जरूरी बात है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो है CRPD/SCO/2301627/05। ये कोड आवेदन फॉर्म भरते वक्त और आगे के किसी भी रेफरेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य तारीखों को समझते हैं। ये पोस्ट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 यानी MNGS 2 के अंदर आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक मिडिल सीनियर लेवल की स्पेशलिस्ट कैडर पोजीशन है, तो उम्मीदें और जिम्मेदारियां दोनों ही काफी बड़े होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 जून 2026 तय की गई है। ये एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। शुरुआती पोस्टिंग्स के लिए मुख्य रूप से हैदराबाद और कोलकाता का जिक्र किया गया है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। 100। जी हां, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पूरे देश के लिए कुल 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस फिक्स्ड नंबर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपटीशन इसी आंकड़े के आसपास घूमने वाला है। देश भर के कैंडिडेट्स के बीच इन 100 पदों को हासिल करना यकीनन एक चुनौती होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन 100 वैकेंसीज का सही विभाजन और आरक्षण समझना भी उतना ही जरूरी है। कोर्स स्प्लिट की बात करें तो 88 रेगुलर वैकेंसीज हैं और 12 बैकलॉग पोजीशंस शामिल हैं। अगर कैटेगरी के हिसाब से ब्रेकडाउन देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 38, OBC के लिए 22, ST के लिए 18, SC के लिए 14 और EWS के लिए 8 सीट्स तय की गई हैं। इसके अलावा PWD कैटेगरी के लिए भी अलग से आरक्षण मौजूद है। आइए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉम्पेंसेशन। चुनाए गए उम्मीदवारों की रोजाना की क्या जिम्मेदारियां होंगी और उनके योगदान के बदले उन्हें क्या बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलेंगे, इस पर चर्चा करना तो बनता ही है। आखिर काम के हिसाब से ही तो वेतन तय होता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट के 4 पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस भूमिका की गंभीरता को साफ दर्शाते हैं। पहला पिलर है स्क्रूटनी और गाइडेंस, जहां लेटर ऑफ क्रेडिट्स जैसे दस्तावेजों की बहुत ही सख्त जांच करनी होगी। दूसरा पिलर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का है। तीसरा सिस्टम्स रिकंसिलिएशन का है। और चौथा सबसे अहम पिलर है ऑडिट और कंप्लायंस का। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए ये स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेड और वेतन के बारे में जानना हमेशा आकर्षक होता है। MMGS 2 ग्रेड की इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, जो एक तरह का टेस्टिंग फेज है। पे स्केल की शुरुआत 64,820 रुपीस की बेसिक पे से होती है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, HRA, प्रोविडेंट फंड, NPS और मेडिकल फैसिलिटीज जैसे शानदार परक्विजिट्स भी मिलेंगे, जो इस जॉब को बहुत ल्यूक्रेटिव और सुरक्षित बनाते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। ये इस विश्लेषण का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ एकेडमिक, अनुभव और आयु से जुड़ी स्ट्रिक्ट और मैंडेटरी शर्तों पर बात होगी। ये शर्तें एक सख्त गेटकीपर का काम करती हैं। इनको पार किए बिना आवेदन करना असंभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। मैंडेटरी बेसलाइन की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है वो है IIBF से फॉरेक्स ऑपरेशंस में सर्टिफिकेशन। ये एक हार्ड फिल्टर है।
इसके बिना आवेदन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा, भले ही बाकी सारी योग्यताएं पूरी होती हों। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षा के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी एक कड़ी वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है। किसी भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, विशेष रूप से ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग के अंदर, सुपरवाइजरी या ऑफिशियल कैपेसिटी में कम से कम 2 साल का अनुभव होना बेहद ज़रूरी है। एक कड़ी शर्त यह भी है कि टीचिंग या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यहां नहीं गिना जाएगा, क्योंकि बैंक को केवल हैंड्स ऑन ऑपरेशनल लीडरशिप की तलाश है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आयु सीमा के पैरामीटर्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बेस रिक्वायरमेंट मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 32 साल तय की गई है। यहां एक बेहद गंभीर चेतावनी भी शामिल है। क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन, यानी एक से ज़्यादा आयु छूट का लाभ एक साथ जोड़कर किसी भी हाल में नहीं लिया जा सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से मैक्सिमम एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस का निर्धारण इस प्रकार है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट 32 साल और फीस 750 रुपये हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए उम्र 35 साल तक बढ़ जाती है, पर फीस वही 750 रुपये ही रहेगी। एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आयु सीमा 37 साल है और उन्हें आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस से पूरी तरह छूट मिली है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए उम्र 42 साल तक मान्य है और इनकी फीस भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द सिलेक्शन प्रोसेस। आवेदन पूरा करने के बाद आखिरी चयन तक का रास्ता कैसा होगा और फाइनल मेरिट किस आधार पर तय होगी, अब इस पर विस्तार से बात करेंगे। यह समझना जरूरी है कि मूल्यांकन किन मापदंडों पर होगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चयन प्रक्रिया का फनल कुछ इस तरह काम करता है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन स्टेज है, जहां हजारों आवेदन आएंगे। इसके बाद तय पैरामीटर्स पर शॉर्ट लिस्टिंग की सख्त प्रक्रिया होगी। जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 100 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आखिर में इन्हीं इंटरव्यू मार्क्स के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम नहीं होगा। सीधे शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जो समय और तनाव दोनों बचाता है। एक बड़ा दिलचस्प टाई ब्रेकर रूल भी शामिल है। अगर 2 उम्मीदवारों के इंटरव्यू मार्क्स बिल्कुल बराबर आते हैं तो आयु में बड़े उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सेक्शन 5, एप्लीकेशन स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स। इस भाग में हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के डिजिटल लॉजिस्टिक्स और फाइल्स को अपलोड करने के सटीक रूल्स को समझेंगे। एक छोटी सी तकनीकी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए इन निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल आवेदन मुख्य रूप से 3-4 चरणों में पूरा होगा। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 पेमेंट एंड सबमिशन और स्टेप 3 ई रिसीट प्रिंट करना। ध्यान रहे, सभी आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन गेटवे से ही होंगे। किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जैसा पहले बताया, आवेदन विंडो 2 जून 2026 को क्लोज हो जाएगी। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के नियम एकदम सख्त हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन सर्वोपरि है। अपलोड किए जाने वाले पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का साइज मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए जेपीजी फॉर्मेट निर्धारित है। एक और बेहद जरूरी रूल यह है कि सिग्नेचर किसी भी हाल में कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, वरना फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6, कंप्लायंस और डिस्क्वालिफिकेशंस। एक छोटी सी गलती या फाइन प्रिंट को नजरअंदाज करना सीधे डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। इस आखिरी सेक्शन में हम इन्हीं सख्त कंप्लायंस चेकपॉइंट्स और निषेध नियमों को समझेंगे। बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी में कोई छूट नहीं मिलती। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए ये चेक पॉइंट्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिए गए निर्धारित फाइनेंशियल ईयर और डेट्स के अंदर ही इशू हुए होने चाहिए। इसके साथ ही जो प्रोफेशनल पहले से किसी सरकारी विभाग या पीएसयू बैंक में काम कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी पेश करना अनिवार्य है। आइए अब अगली स्लाइड देखते हैं। कुछ ऐसे एब्सोल्यूट डिस्क्वालिफायर्स हैं जिनके होने पर आवेदन सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। एक बैंक के तौर पर एसबीआई के लिए सिविल हिस्ट्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लोन डिफॉल्ट है या कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उम्मीदवार को इनएलिजिबल मान लिया जाएगा। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरना या गलत जानकारी देना न केवल रिजेक्शन का कारण बनेगा, बल्कि गंभीर कानूनी कार्यवाही को भी आमंत्रित कर सकता है।
आइए आखिरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, इस फॉर्म को फिल करने की आखिरी डेडलाइन 2 जून 2026 है। क्या इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इस बेहद शानदार ट्रेड फाइनेंस रोल के लिए सारी योग्यताएं और दस्तावेज पहले से तैयार हैं? समय रहते इन कड़ी शर्तों को पूरा करना ही सफलता की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। नौकरी के और अपडेट्स के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।